विशेष चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक व्यक्तित्व भाई प्रद्युमन जोशीला। बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन भाई आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम जी। और आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी से चर्चा करेंगे हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के। तमाम जो भाजपा सरकार का जो 1 साल के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं या जो वर्तमान में हरियाणा के राजनीतिक हालात हैं, उन सब तमाम मुद्दों पर आज प्रद्युमन जोशीला जी से विचार जान लेते हैं। प्रद्युमन भाई, हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक दशा और दिशा आप क्या समझते हैं? सरकार कैसी चल रही है, जनता के क्या हाल है? देखो, पहली बार हरियाणा में एक ऐसा इतिहास बना है कि लगातार तीसरी बार एक पार्टी की सरकार आई है। राइट। हालांकि मुख्यमंत्री 2 बन लिए जी। और नायब सिंह सैनी दूसरी बार जो उनका कार्यकाल आया उसमें यह भी एक इतिहास बना कि भारतीय जनता पार्टी आज तक की सबसे ज्यादा सीटें लेकर के सत्ता में आई। एक इतिहास और बड़ा जबरदस्त बना कि प्रदेश में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष बना है जिसमें 37 विधायक कांग्रेस के, 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के और 5 सांसद कांग्रेस के, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब पिछले कई एक साल से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का जो ओरा था, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ओरा था, वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ एक दिन के, चाहे वो संसद की घटनाएं हों, चाहे कोई अन्य जो संसद की कार्रवाई से संबंधित बातें या देश में जो जो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो ओरा कुछ ना कुछ कम हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं प्रद्युमन जी। लेकिन अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो यहाँ विपक्ष की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, यहाँ विपक्ष का मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन जो बुढ़ापा पेंशन को लेकर के था, जिसमें हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार बुजुर्ग जो कई दिनों से लगातार परेशान थे और बीजेपी के नेता हों, बीजेपी के मंत्री हों, वो कोई चूं तक नहीं कर रहा था। लेकिन जब विपक्ष के नेता, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने घोषणा की कि 20 तारीख को जो है पंचकुला में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला की बयानबाजी आई हो, चाहे कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान आए हों, और उसके बाद 14 तारीख को उन्होंने सोनीपत में एक प्रदर्शन का ऐलान किया। कल भी दीपेंद्र का बड़ा एक अच्छा प्रदर्शन था, 17 तारीख वो अलग मामला था जी। तो उसके बाद प्रदेश की सरकार एकाएक जागी। पहले इस महकमे के मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी कुछ भाषा कुछ अलग तरह की थी अभय चौटाला को लेकर के, और इस तरह से देखो, मेरा ये मानना डिफेंड करते नजर आए। मेरा ये मानना है पूरी तरह से कि आज जो 13 मंत्री हैं सरकार में, उन 13 मंत्रियों में कृष्ण बेदी एक ऐसा मंत्री है जो अपनी सरकार को पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से आए हैं, कहीं वो कांग्रेस की उनमें जो वो चीजें हैं, शैली है, वो दिख रही है उनकी। नहीं, कांग्रेस में तो नहीं आए, वो तो बीजेपी की। कृष्ण बेदी ने जो पहला चुनाव था शाहबाद से कांग्रेस की सीट से लड़ा था, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी से ही लड़ा था उन्होंने जी, रादौर से लड़ा था। अच्छा, कृष्ण बेदी जी। ठीक है। ओके, ये कांग्रेस में नहीं थे? ये कांग्रेस में नहीं थे, ये पहले बने थे 1994 में पार्षद ओके निगम के, नगर पालिका के जी। और फिर इन्होंने रादौर होया करती SC रिजर्व से, ओके, वहां से MLA का चुनाव लड़ा, हार गए। ठीक है। फिर शाहबाद से लड़ा, हार गए। फिर शाहबाद से जीते, जीतने के बाद मनोहर पार्ट 1 में मंत्री बने, राज्य मंत्री। ठीक है। अगला चुनाव ही हार गए रामकरण काला के मुकाबले। ओके, शाबाश। लेकिन बड़ी गजब बात इनकी ये रही कि हारने के बावजूद इनको मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगा दिया, यानी फिर इन्होंने CMO को चलाया। उसके बाद इनको शाहबाद की बजाय नरवाना से टिकट दे दी और नरवाना में पहली मर्तबा कमल का फूल इन्होंने खिलाया। तो सरकार का मेन चेहरा आज के दिन मुख्यमंत्री के बाद जी। हालांकि उनके पास कोई विशेष महकमे नहीं है, उनसे बड़े बड़े मंत्री हैं बहुत से जिनके पास बड़े हाई प्रोफाइल महकमे हैं, लेकिन जिनको जितने बड़े महकमे, ये भी बड़ी गजब बात है, जिनको जितने बड़े महकमे दे रखे वो उतने चुप है सरकार में। ठीक है, जिन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर शपथ ले रखी थी वो सारे चुप है, कोई सरकार को डिफेंड ही नहीं कर रहा है। विधानसभा में यहाँ तक कि अभी विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला 20 तारीख से, और पिछले 2 सेशन मैंने खुद ने देखे, उनमें जिस ढंग से कृष्ण बेदी ने सरकार का बचाव किया और जिस तरह से वो कांग्रेस पर और विपक्ष पर आक्रामक रहे, कोई और मंत्री रहे नहीं। हाँ, महिपाल ढांडा भी कुछ जरूर बोले, लेकिन वास्तव में कृष्ण बेदी ने सरकार को डिफेंड किया। और उसका भी एक कारण है, वो कारण ये है कि वो सरकार के साथ साथ संगठन के भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो प्रदेश में महामंत्री भी। विपक्ष की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से जो बुढ़ापा पेंशन दोबारा
लोगों को मिली और बस 200 रुपए बढ़ करके मिली और 1 नवंबर से जो एरियर देने की बात हुई वो विपक्ष की देन है। अगर हरियाणा प्रदेश के विपक्षी नेता नहीं आवाज उठाते तो हो सकता है जिस तरह से 1 नवंबर से लेकर के और फरवरी आदि आ गई थी, क्या पता ये समय और आगे बीत जाता। वास्तव में विपक्ष ने यहां भूमिका निभाई है। दूसरी जो विपक्ष की एक बड़ी बात, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने 17 तारीख को पंचकुला में इतना जबरदस्त जो उनका घेराव और प्रदर्शन रहा, जिसमें खुद वो लीड एचपीएससी चेयरमैन। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी आंदोलन की, जो आंदोलन की अगवानी करता ना, वो जब पानी की बौछारें आती हैं या लाठीचार्ज पुलिस करती है तो पीछे हट जाता है और जो भीड़ आ रही है उसको आगे कर देते हैं। बहुत बार देखा ना। बिल्कुल। कल दीपेंद्र हुड्डा ने ये दिखा दिया कि वास्तव में उन्होंने सबसे आगे जाकर के लीड किया। वो पानी की बौछारें सबसे ज्यादा उन्हीं को लगी, ठीक है ना। तो दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के युवाओं को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर विपक्ष नहीं बोल रहा था काफी समय से, पिछले 11 साल में जो नौकरियां सरकार ने, जिसमें हालांकि बहुत बार सामाजिक लोग इस तरह की आवाज उठाते रहे, उसमें से बहुत से बाहर के लोग लगाएंगे, हरियाणा से बाहर के। उसके बाद जो बच गई उनमें से कई खाली पड़ी। जितनी पोस्टें निकाल रहे हैं ना वो तक नहीं भर रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा था। पहली बार दीपेंद्र हुड्डा ने, और बड़ा सराहनीय उनका कदम है। चलिए इस चर्चा को मैं थोड़ा सा दूसरा रूप देना चाहूंगा प्रद्युमन भाई, क्योंकि दर्शकों के पास सीमित समय होता है, आप समझ रहे हैं, बेहतर समझते हैं आप। वर्तमान जो स्थितियां हैं, एक और सरकार प्रदर्शन करती है, सेमिनार्स करती है, सम्मेलन करती है। थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए तो हर जाति के महापुरुषों को लेकर के उन्होंने एक राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत की थी। आपको भी पता है, हम सबको पता है, सभी को पता है। बिल्कुल। तो सरकार का आप क्या समझते हैं, क्या यही काम है सरकार का, महापुरुषों की जयंतियां मनाना, या इस तरह से सेमिनार करना, सम्मेलन करना, या वो स्थानीय मुद्दे जिनके दम पर सरकारें सत्ता में आती हैं, या जनता की प्राथमिकताओं को लेकर के सरकारों के पास एक एजेंडा होना चाहिए। एक 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकारों के पास एक ऐसा रूट मैप होना चाहिए कि वो हम धीरे धीरे इन चीजों को धरातल पर लेके आएंगे। देखने में ये आता है कि मुख्यमंत्री साहिब या तो बिहार में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बिहारी हूं, पंजाब में जाते हैं तो वो पग बांध के कहते हैं कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि हरियाणा में आपने कहा है कि विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, कुछ मुद्दे हैं पेंशन को लेकर के, महिला सम्मान को लेकर के, ऐसी चीजें देखने को मिली है। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सरकार का कार्य क्या सेमिनार करना, सम्मेलन करना है, या मुद्दों पर कुछ धरातल? देखो, मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं मुख्यमंत्री जी। पिछले कुछ एक दिन से उनके बयान, वो जहां भी जा रहे हैं ये बोल रहे हैं जी कि अगर बीजेपी की पंजाब में सरकार आ गई तो पंजाब को नंबर 1 का सूबा बना देंगे। हाँ। अगर वो पंजाब को नंबर 1 का सूबा बनाएंगे तो फिर हरियाणा कौन से नंबर पर रहेगा? दूसरे पे आ जाएगा, जिस प्रदेश के वो मुखिया हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी नीति है, मैं जो समझ, जी, अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखो, अपने पदाधिकारियों को व्यस्त रखो, जनता त्रस्त रहे, जनता का ध्यान केवल और केवल उन्हीं चीजों की तरफ रखो। ओके, ठीक है ना। जनता भी तो नहीं समझ रही ना। जब चुनाव था उस समय लोगों ने ये चीज देखी नहीं। उस समय भी तो जनता को, मैं आपको एक बहुत गजब बात बताऊं जी, एक ऐसा मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री रहा, उसके बाद नायब सैनी सरकार में मंत्री रहा, और वो मंत्री सार्वजनिक तौर पर ये बोलता है कि भाई काम नहीं करने, काम क्या करोगे, हमने तो पीओके लेना है, उस पर बात करो, हमने तो देश को जो है विकसित भारत बनाना है 2047। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, अस्पताल, वो सब सेकेंडरी, वो तो खुद मंत्री बोल रहे हैं। सरकार का एक मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहे हैं कि भाई जो है काम है ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, हमें तो पीओके लेना है, हमने तो जो है दुनिया पे एक डंका बजाना है। और इसके पीछे भी मेरा ये मानना है कि जो जनता है ना, उसको अपने विधायकों से, अपने सांसदों से सवाल पूछना चाहिए, अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए, उनसे कोई पूछ नहीं रहा। पत्रकारों को भी सत्ता से सवाल करने चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे आज के दिन। हालात ये बहुत से पत्रकार, वो पीछे चर्चा हुई थी प्रद्युमन भाई कि इतने पत्रकार जेल में है हरियाणा में। जब जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो सरकारी एक दबाव आ जाता है उन पर। आप कितने सहमत हैं? क्या पत्रकारों की भूमिका को लेकर के? देखो, मेरा ये मानना है कि ये दबाव हर राज्य में आते हैं, कोई ये पहली बार नहीं है कि भाई बीजेपी आ गई तो ये दबाव हो गया। इससे पहले भी पत्रकारों की जेल हुई है, इससे पहले भी उन पर मुकदमे हुए हैं, लेकिन पहले में और अब में एक अंतर बड़ा ये है कि पहले एकता हो जाती, वो पत्रकार इकट्ठे हो जाते, समाज के लोग भी उनके साथ लग लेते। आज हालात ये है कि एक दूसरे की देखा देखी, वो जो कंपटीशन की एक होड़ है ना। पहले पत्रकारिता क्या थी कि पत्रकारिता एक पेशा था, ठीक है, लोगों को जो है उनमें एक जुनून के नजरिए से देखते थे। और आज हालात ये है कि बहुत जगह,
क्योंकि अब आर्थिक जो भागादौड़ है ना वो इतनी तेज हो गई है कि सबको अपने पेट की चिंता है। ठीक है, वो कंपटीशन इतना जबरदस्त हो गया, इसलिए हर आदमी ये सोचता है मैं क्यों बिना काम का लफड़ा करूं। आज के दिन क्रांति करने वालों की बड़ी जरूरत है। अच्छा, एक बीच में बात थी प्रद्युमन भाई, छोटा जैसे आपने कहा था कि जनता भी नहीं समझती है। मेरा मानना ये है कि मैं 2 उदाहरण दर्शकों के और आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला उदाहरण तो आपने स्वयं ही कहा था, अपने प्रश्न का उत्तर आपने ही दिया था कि लोकसभा में 5 सीटें जनता ने विपक्षी दल को दी। बिल्कुल। उसके बाद जो वोट परसेंटेज है या 37-38 विधायक अकेली कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के पास हैं, तो टोटल एक ऐसा रेशियो है 90 में से 40 विधायक 42 विधायक, जो इस तरह की समीकरण है। जनता ने अपना काम किया। अब बात करते हैं, आप जहां पर बैठे हैं आज, हम जहां चर्चा कर रहे हैं, ये पंचकुला है। पंचकुला में जनता ने क्या किया? अंबाला लोकसभा सीट कांग्रेस के पास, पंचकुला के यहाँ के 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष और बहुत ही अनुभवी नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी को उन्होंने हराया। यहाँ से चंद्रमोहन जी कांग्रेस के विधायक जीते। तो ये 2 जो घटनाएं हैं ये पंचकुला को जोड़ के रखती हैं। अब पंचकुला में मेयर का चुनाव है, और भी चुनाव है, कई अंबाला में है, सोनीपत में है, कई जगह पे चुनाव है। तो जनता तो अपना काम करती है, लेकिन वो समय पर करती है, चुनाव के समय में। बाकी समय तो उसकी उम्मीदें जो है नेताओं से और सत्ताधारी दल से होती हैं। बिल्कुल होती है। विपक्ष का काम, जिसको विपक्ष में बैठा दिया, उसका काम ये है कि वो जनता की लड़ाई प्रदेश की विधानसभा में, देश की संसद में भी और सड़कों पर भी लड़े, क्योंकि उनको ड्यूटी उस चीज की दी गई है। लेकिन वो नेता भी ये सोचते हैं भी जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो करेंगे। मैं एक बहुत गजब बात बताऊं, बहुत नेता आज भी ये कहते मिलेंगे, आपको मिलेंगे कि भाई 4 साल पड़े अभी देखेंगे क्या रहेगा। लेकिन हकीकत क्या है कि लोकसभा के चुनाव को 2 साल होने को रहे हैं, 3 ही साल बच गए, वो भी उनके 4 साल दिमाग में है। जहां तक आपने पंचकुला की बात करी, पंचकुला में एक शहरी सीट, लगभग शहरी सीट, जी पूर्णतः, और इस शहरी सीट पर बीजेपी का आना और एक ऐसे शख्स का जीतना जो राजनीतिक रूप से पिछले कई सालों से बिल्कुल हाशिए पर थे। बिल्कुल। जो फिजा का प्रकरण हुआ, उसके बाद राजनीतिक तौर पर वो बिल्कुल जो है धरातल पर आ चुके थे। उसके बावजूद उनका जीतना और बीजेपी का आना और एक ऐसे शख्स का आना जो मूल भाजपा विधानसभा का स्पीकर, जो इतने लंबे चौड़े दावे कर, कहीं ना कहीं जनता सत्ताधारी दल से सेटिस्फाई नहीं थी या कुछ कमियां थी। मेरा तो ये भी मानना है कि आज जो बीजेपी के 48 विधायक है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कामों की वजह से नहीं आए। वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस द्वारा गलत टिकट वितरण की वजह से, कांग्रेस के नेताओं के बड़बोले बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वरना तो हालात ये थी, अगर 48 के 48 जो जीतते हैं उनकी भी अगर आप देखोगे पूरी, तो 20-22 ही ऐसे मिलेंगे जो खुद के दम पे जीत रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो कांग्रेस की वजह से जीत रहे हैं, और कांग्रेसियों को ये बात समझनी भी चाहिए। लेकिन वो जब समझे तब के, जब वो इस चीज पर मंथन करें। अभी तक तो उनका कोई मंथन, कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस के तो ये हालात है, इससे माड़ी के हालात हो गई। हरियाणा में 23वां नवगठित जिला 80 बने हुए, आज बहुत लंबा समय बीत गया, उसके बावजूद वो वहां का जिला प्रधान नहीं बना पाए। इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी। जहां तक पंचकुला की आपने बात की, नगर निगम के चुनाव की, पंचकुला में कांग्रेस से ज्यादा प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दांव पर है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पहले प्रदेश का कार्यालय रोहतक में था, और अभी पिछले कुछ एक दिन से वो कार्यालय पंचकुला में आ गया, पंचकमल आ गया। पंचकमल, जहां हर छोटी बड़ी मीटिंग होती है, लगभग सरकार ओढ़े रहती है। और अगर उसी शहर में वो मेयर नहीं बना पाए, हालांकि मेयर अभी भी बीजेपी का है, बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे, लेकिन मेयर बीजेपी का है। अब अगर वो नहीं बना पाए तो ये टोटली फेलियर साबित होगा। दूसरा, पंचकुला पंजाब के साथ लगता एरिया है। अगर पंचकुला में ही नायब सैनी का जादू नहीं चला तो फिर पंजाब में क्या उम्मीद करेगी पार्टी। पंचकुला पर फोकस करना बड़ा जरूरी है। और इस पंचकुला में प्रतिष्ठा दाव पर कांग्रेस की भी। क्यों? क्योंकि कुमारी शैलजा यहाँ 2 बार सांसद रही है, विधायक भी कांग्रेस का है। वरुण मुलाना यहाँ से एमपी है फिलहाल। चंद्रमोहन बिश्नोई जो एमएलए, वो भी शैलजा गुट का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। ये एक ऐसा चुनाव होगा जो हरियाणा प्रदेश की जो अगली राजनीति है वो तय कर देगा। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस चर्चा के लिए हम आप सभी दर्शकों का
धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज यहां से निकल करके आई है कि पंचकुला नगर निगम का यह चुनाव हरियाणा की राजनीति को बड़े गहरे तक प्रभावित करेगा। चर्चाएं आपने सुन ली है, स्पष्टीकरण आपने सुन लिया है कि क्यों पंचकुला का चुनाव हरियाणा की आने वाली भविष्य की राजनीति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव के बाद हरियाणा में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, दोनों ही दलों की जो विश्वसनीयता है, जो साख है, वो दांव पर है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का यह चुनाव होने जा रहा है। उसके साथ हरियाणा के विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की है। आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो लेखा जोखा है वो ठीक ठाक है? किस तरह से सरकार की जो एक लोगों के दिल में छवि होनी चाहिए या सरकार की विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो कितनी कायम रख पाए हैं 2 बार के मुख्यमंत्री नायब सैनी? इस पर आप अपने कमेंट अवश्य कीजिए, राय अवश्य दीजिए और एक बार फिर से अगली राजनीतिक चर्चा के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और धन्यवाद प्रद्युमन भाई, इस राजनीतिक चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।